जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। आप सभी का आज के स्वाध्याय सेशन में बहुत बहुत स्वागत है। जैसे कि आप सभी को पता है, हम स्वस्थ रहना है तो यह खाइए, इस किताब का हम स्वाध्याय ले रहे हैं। तो हमारी मोस्टली जो बुक है वो कंप्लीट हो गई है। अब जो नेक्स्ट हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले फ्राइडे को, वो था कि अपना जो भोजन है उसे संतुलित रखिए। क्या मेरी आवाज आ रही है? दीदी, मेरी आवाज आ रही है? हेलो। ठीक है दीदी, थोड़ा ऊपर करना, 21 पेज नंबर, थोड़ा ऊपर। हाँ हाँ, ये विटामिन और एक क्षारों का वर्णन है। तो हमारा जो टॉपिक चल रहा था कि हमें अपना जो भोजन है हमें वो संतुलित रखना चाहिए। तो उसमें हमने पिछले बार देखा था कि गुरुदेव बता रहे हैं कि वो एग्जाम्पल देते हुए हमें समझा रहे हैं कि राजस्थान की एक ऐसी जगह है जहाँ जनरली हमें हरी सब्जियां बहुत कम मात्रा में मिलती है, शाक तरकारियां हमें बहुत कम मात्रा में मिलती है। तो वहाँ के लोग ज्यादातर डिपेंडेंट है अनाज पर। वही हम किसी दूसरे प्रदेश में जाते हैं तो उनका भी फूड अलग होता है। तो अपने अपने जगह के हिसाब से लोगों की जो फूड की वैरायटी है, लोगों का जो चयन है अनाज के मामले में या सब्जियों के मामले में, वो बदलता रहता है। तो गुरुदेव हमें समझाते हैं कि ऐसा जरूरी नहीं है कि जो सस्ता फूड है वो महंगा ही हो, और जो महंगा फूड है उसमें ही सारे न्यूट्रिशंस हो, उसमें ही सारे विटामिन्स हो, उसमें ही सारे मिनरल्स हो। ऐसा बिल्कुल भी आवश्यक नहीं। अ, बहुत सारे ऐसे फूड आते हैं, ऐसे ऐसी सब्जी आती है जो सस्ती भी होती है, और जिसमें जो पोषक तत्व है वो बहुत ज्यादा मात्रा में पाए भी जाते हैं। तो हम कीमत के अनुसार जो फूड है, जो सब्जियां है, जो अनाज है, उनकी कीमत के हिसाब से हम तय नहीं कर सकते कि उनमें इतने न्यूट्रिएंट्स है या उनमें इतने पोषक तत्व है। तो वो हम पढ़ते हैं, फिर समझते हैं। विटामिन और क्षारों का वर्णन पढ़कर पाठक समझ गए होंगे कि कोई खाद्य पदार्थ इस दृष्टि से घटिया या बढ़िया नहीं होता कि उसका मूल्य कम हो या ज्यादा। देखिए, यहाँ भी यही लिखा है कि ऐसा जरूरी नहीं है। अ, अगर कोई मतलब चीज बहुत महंगी है, कोई खाद्य पदार्थ बहुत महंगा है, बहुत खर्चीला है, तो उसमें ज्यादा विटामिन होंगे या वो ज्यादा पोषक तत्व उसमें पाए जाएंगे। ऐसा हम कह नहीं सकते। उसके मूल्य के बेसिस पर, कॉस्ट के बेसिस पर हम ये तय नहीं कर सकते। जीवनी शक्ति को कायम रखने और बढ़ाने वाले विटामिन तथा क्षार सुलभ मूल्य के शाकों में अंगूर और सेब जैसे अमूल्य फलों की अपेक्षा अधिक मिलते हैं। दीदी, थोड़ा नीचे, दिखाई नहीं दे रहा है। हाँ, सॉरी, आई एम सॉरी। तो हाँ, यहाँ गुरुदेव कह रहे हैं कि अगर हम जीवनी शक्ति की बात करते हैं, जीवनी शक्ति को कायम रखने वाले जो विटामिन्स है, जो खनिज है, जो मिनरल्स है, जो क्षार है, जो आयंस है, जो हमारे बॉडी के लिए बहुत नेसेसरी, तो वो हमें शाकों और सब्जियों, सस्ती सब्जियों में भी हमें मिल जाते हैं। ना कि ऐसा नहीं है कि अंगूर ही उसके लिए खाने पड़ेंगे या महंगे सेब ही उसके लिए खाने हैं। अगर हमारी स्थिति के अनुसार हम अगर सस्ती सब्जियां भी खाते हैं तो उसमें भी हमें ये अमूल्य जो विटामिन और क्षार है हमें मिल जाएंगे। इसी प्रकार गेहूं, जौ, ज्वार,
आदि की मामूली रोटी, इमरती और बालूशाही की अपेक्षा कहीं अधिक पौष्टिक तथा जीवन रक्षक होती है। तो ये तो हम सभी जानते हैं कि ये जिसमें जो ज़्यादा मीठी चीज़ें होती हैं, वो उतनी महँगी भी होती है और उसमें उतनी शक्कर भी होती है और वो उतनी हमारे लिए हानिकारक भी होती है। पर जो हमारी मिलेट्स है, ज्वार है, बाजरी है, जो हमारे अनाज है, गेहूँ है, तो ये उस मामले में थोड़े सस्ते और इसमें जो न्यूट्रिएंट्स है, कार्बोहाइड्रेट हमें जो एनर्जी देते हैं, वो अच्छी मात्रा में होते हैं। आवश्यकता इतनी ही है आवश्यकता इतनी ही है कि इन पदार्थों को स्वाभाविक रूप में रखा जाए और उनको जानबूझकर अधिक आकर्षक बनाने के लिए निस्सार न बनाया जाए। यानी कि आजकल का हमारा प्रोसेस्ड फूड, पहले घर पे चक्की में गेहूं डालकर पिसा जाता था, फिर थोड़ा इवोल्यूशन हुआ हमारी टेक्नोलॉजी में, तो नहीं, बाहर हम चक्की पे आटा पिसाने को देते हैं। और अब और रेवोल्यूशन हो गया, सॉरी, तो अभी डायरेक्ट रिफाइंड आटा या प्रोसेस्ड आटा ऐसा हमें डायरेक्ट पैक्ड फूड में मिल जाता है, पैकेट में मिल जाता है। तो ये जो हमारा रेवोल्यूशन है, जैसे जैसे हमने टेक्नोलॉजी को आगे बढ़ाया है, जैसे जैसे हमने विज्ञान को समझा है और जैसे जैसे मनुष्य को लगा है कि हमें अपनी लाइफ इजी हमें बनानी है, तो हम चक्की से स्टोर वाली चक्की पर आ गए और अब हम डायरेक्ट पैक्ड आटा, पैक्ड मिलेट्स पर आ गए। तो गुरुदेव कहते हैं कि हमें जो जिस जैसा है, प्रकृति ने जिसे जैसा बनाया है, जिस पदार्थ को जैसा उसका स्वाभाविक रूप है, हमें उसके साथ ज्यादा छेड़छाड़ नहीं करनी चाहिए। उसे प्रोसेस्ड, हाईली प्रोसेस्ड बनाकर हमें नहीं खाना है, या हमें उसे आकर्षक दिखाने के लिए हमें उससे छेड़छाड़ नहीं करनी। अगर एक गरीब आदमी ज्वार को स्वयं चक्की में पीसकर उसकी रोटी, बथुआ, पालक आदि जैसे मामूली शाक के साथ खाकर निर्वाह कर लेता है, तो वह निश्चय ही नित्य पूरी और पकवान खाने वाले धनवान से कहीं अधिक स्वस्थ और कार्यक्षम बना रहेगा। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देते हुए वो भी कहते हैं कि अ, हम नॉर्मली अगर चक्की से पिसा कर भी आटा मंगवाते हैं और पालक के साथ नॉर्मली खाते हैं, तो कहीं गुना ज्यादा अच्छा होगा पूरी पकवान खाने से या ज्यादा मीठा खाने से। इसलिए संतुलित आहार का आशय यही है कि खाद्य पदार्थों को कूटने, पीसने, दीदी थोड़ा ऊपर करना, पीसने, पकाने की प्रक्रिया में यह ध्यान रखा जाए कि उसका सार भाग, जीवन तत्व नष्ट न हो जाए। हाँ, इसे पढ़कर मुझे वो याद आ गया, करेले की सब्जी और इसकी पत्ता गोभी की सब्जी। तो जब मेरी मम्मी ऐसे सिर्फ, मतलब कम तेल और ऐसे सिर्फ उबली फ्राई वाली ऐसे बनाती है, तो घर में किसी को पसंद नहीं आती, तो सब अपने अपने मन से उसको मम्मी को बोलते हैं कि उसको ना थोड़ा पकने दो, उसको ना थोड़ा नीचे से जलने दो, उसको थोड़ा क्रिस्पी बनाओ। जैसे भिंडी को भी ओवर फ्राई करके क्रिस्पी क्रिस्पी अच्छी लगती है। तो यहाँ उसको गुरुदेव ने साफ नकारा है। उन्होंने कहा है कि हमें अधिकतर अ, सब्जियों को या पदार्थों को पकाना भी नहीं चाहिए, क्योंकि हमें खाने के लिए तो बहुत अच्छी लगती है, बहुत टेस्टी भी लगती है, और पर उसमें जो पोषक तत्व है वो निकल जाते हैं, उसमें जो एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं, विटामिन्स होते हैं, वो पूरे आधी मात्रा उनकी कम हो जाती है। तो हमारी जिह्वा को तो बहुत अच्छा लगता है, पर हमारी सेहत के लिए वो इतने सही नहीं, क्योंकि जिस खाद्य पदार्थ का जीवन तत्व मशीनों के द्वारा साफ करने, पीसने या बनाने में नष्ट कर दिया जाता है, वह देखने में चाहे जैसा सुंदर जान पड़े, वह वास्तव में निष्प्राण होता है। हम जैसे एडवर्टाइजमेंट्स आती है बहुत सारी, प्रोसेस्ड आटा आजकल वो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी एड्स बनाते हैं,
एकदम आकर्षक कि हम अट्रैक्ट होकर वो चीज़ हम ले लेते हैं। पर गुरुदेव हमें यहाँ कह रहे हैं कि वो हमारा सिर्फ एक आकर्षण है, क्योंकि जितना हम पदार्थों को, अनाजों को मशीनों के द्वारा पीस कर जितना हम उसे साफ करेंगे, उतने ही जो उसका फाइबर है, उतने जिसका उत, उतना ही जो उसका न्यूट्रिएंट है वो निकलते चला जाएगा और वो निष्प्राण हो जाएगा। जब उसका क्षार तत्व, जो पचाने में और शक्ति युक्त रस रक्त बनाने में सहायक होता है, सीधे ऊपर निकाल कर फेंक दिया जाता है, तो वह पदार्थ पेट में जाकर अम्ल, एसिडिटी की वृद्धि करने वाला बन जाता है। और यह अम्लता की स्वास्थ्य के लिए अम्लता ही स्वास्थ्य के लिए घातक होती है, एसिडिटी हम जिसे कहते हैं। तो क्षार तत्व यानी कि क्या, एक पीएच स्केल होता है जनरली 1 to 14 का, और बीच में 7 नंबर आता है। तो 7 की जो ऊपर वाली स्केल होती है हम उसे अल्कलाइन बेसिक स्केल कहते हैं, और 7 की जो नीचे जाता है यानी कि 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, हम उसे एसिडिक स्केल कहते हैं। तो क्षार तत्व ये 1 to 6 के बीच में आता है, और 7 हमारा न्यूट्रल होता है। तो ऐसा नहीं है कि सिर्फ क्षार तत्व ही हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, हमारे लिए अम्लीयता भी उतनी ही इम्पोर्टेंट है जितनी हमारे लिए क्षार तत्व। पर गुरुदेव टॉपिक में ही हमें बताते हैं कि हमें उनका संतुलन बनाकर रखना। जैसे अगर हम बहुत प्रोसेस्ड फूड खाते हैं तो उसमें से उसका क्षार तत्व, जो हमारे ब्लड को, खून का पीएच मेंटेन करने के लिए मदद करता है, तो वही निकल जाता है। तो हमारी बॉडी में ज्यादातर एसिडिक वेस्ट बन जाता है, और उससे हमें एसिडिटी की प्रॉब्लम होती है, तरह तरह की बीमारियां होती है, पेट में अल्सर्स होते हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि क्षारीय तत्व और अम्लीय तत्व, इन दोनों का बैलेंस हमारे बॉडी में रहना बहुत जरूरी है। तो हमें वैसे ही टाइप के जो खनिज है, मिनरल्स है, वैसे ही टाइप की सब्जियां खानी चाहिए जिसमें दोनों तत्व मतलब समाहित हो। जैसे हम नॉर्मली पालक खाते हैं तो उसमें हमें आयरन मिलता है, तो उसमें हमें खून बनने में वो मदद करता है। हम कैल्शियम खाते हैं, कैल्शियम युक्त अगर सब्जी खा रहे हैं तो हमारी हड्डियां मजबूत होगी। वही हम सल्फर फास्फोरस युक्त कुछ खा रहे हैं, जैसे मांस खा रहे हैं, अंडा खा रहे हैं, तो उसमें ज्यादातर हमें सल्फर मिलेगा या फॉस्फोरस मिलेगा। शायद मैं सही हूँ अनामिका दीदी, हमारी डाइटिशियन यहाँ पे है। दीदी अगर मैं कुछ गलत हुई तो आप प्लीज बीच में बोलना। तो अगर हम ऐसी चीजें खाते हैं तो ये अम्लीय तत्व हमारे अंदर बढ़ाती है। स्वास्थ्य को स्थिर और सुदृढ़ रखने के लिए आवश्यक है कि हमारे भोजन में प्राकृतिक क्षारों, बाहरी नमक नहीं, की मात्रा पर्याप्त हो। इसलिए जो व्यक्ति अपने भोजन के पदार्थों को अधिक पीसने तथा पकाने से बचाकर क्षारयुक्त अवस्था में व्यवहार करता है, उसका भोजन संतुलित माना जाएगा, फिर चाहे वो कैसा भी सस्ता और साधारण क्यों ना। मतलब अगर हमें अपनी हेल्थ के ऊपर ध्यान देना है तो हमें अपनी जीभ को कंट्रोल एट द एंड करना ही है। इस किताब को पढ़कर ऐसा लग रहा है कि पूरा खान पान बिगड़ा है। जितना जितना पढ़ते जा रहे हैं एक एक लाइन से ऐसे रियलाइज हो रहा है कि मैं तो पूरा ही गलत खान पान है। क्योंकि कभी कभी हम वो वाटरमेलन पे नमक ले लेते हैं, या वो, अच्छे खासे अमरूद पर भी नमक मिर्ची डालकर खाते हैं, जो कि गुरुदेव ने साफ नकारा है, और वो सही भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण से। दीदी थोड़ा आप ऊपर करेंगे। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तरकारियों के, जी हाँ दीदी, दीदी आप थोड़ा मतलब ऊपर स्लाइड करेंगे।
तो शायद नेक्स्ट लाइन में गुरुदेव हमसे कहना चाह रहे हैं कि हम जनरली अ, छिलकों को तो हम अवॉइड ही करते हैं। वो हमें लगता है कि छिलके डालेंगे फिर वो खाने में छिलका छिलका लगेगा, सही नहीं लगेगा, तो हम कोई भी सब्जी लेते हैं तो उसका छिलका हम उतार देते हैं। तो वो कह रहे हैं कि अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तरकारियों के जिन पत्तों तथा छिलकों और अनाज की चोकर को हम बेकार समझकर, दीदी प्लीज आप स्लाइड को ऊपर करेंगे, या मेरी स्लाइड हैंग हो गई है। अनामिका दीदी, दीपाली दीदी, मैं इंटरनेट लैग कर रहा है क्या? मेरी आवाज आ रही है? नहीं नहीं, क्लियर है। ये स्लाइड पूरी दिख रही है क्या कि स्टॉप? नहीं, स्टॉप है बीच में, आधी ओके। ही है। हाँ जी। एक मिनट। अनामिका दीदी। फोन कर लो शायद। हाँ, माफ कीजिए, बस एक मिनट, मेरा फोन भी हैंग हो रहा है। स्क्रीनशॉट लिया था। तुम्हारे पास अगर बुक होगा ना पीडीएफ, तो उसी से पढ़ लो, कोई दिक्कत नहीं, हम सुन लेंगे। हाँ दीदी, मैंने स्क्रीनशॉट लेके रखे थे फोटोज के, क्योंकि पीडीएफ भी अभी खुल नहीं रहा है, तो मैं ट्राई करती हूँ। हाँ, मेरे पास है। मैं पढ़ती हूँ, चलेगा ना? वैसे भी फिर हम समझते हैं। तो हम वहाँ थे। अगर विज्ञान की दृष्टि से देखा जाए तो तरकारियों के जिन पत्तों तथा छिलकों और अनाज की चोकर को हम बेकार समझकर फेंक देते हैं, उन्हीं में जीवन तत्व का अधिक अंश पाया जाता है, क्योंकि सूर्य के प्रकाश का उस ऊपरी भाग से ही अधिक संबंध रहता है, और सूर्य ही सब प्रकार के जीवन तत्व और प्राण तत्व का भंडार है। तो यहाँ पे वही लिखा है कि हम जनरली अगर हम आलू की सब्जी भी बनाते तो बहुत जन आलू के छिलके निकाल देते। अ, और बहुत सारी ऐसी सब्जियां जिनके हम छिलके के साथ हम उन्हें खाना पसंद नहीं करते हैं। पर अगर वैज्ञानिक दृष्टिकोण से अगर हम इस बात को देखते हैं तो सूरज की जो किरणें हैं वो जनरली गुरुदेव कह रहे हैं उनका संबंध जो फल है या जो सब्जियां है उनके बाहरी आवरण से ही ज्यादा होता है। एक प्रोसेस होता है फोटोसिंथेसिस, तो वो ज्यादातर लीव्स में होता है, पत्तों में होता है सब्जियों के। वो फोटोसिंथेसिस एक ऐसी प्रोसेस है जो प्लांट को, जो पौधों को ऊर्जा यानी कि एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो गुरुदेव कह रहे हैं अगर पत्तों का और तरकारियों का जो संबंध डायरेक्ट सन से है, यानी कि ऊर्जा स्रोत से है जो स्वयं प्राण शक्ति का भंडार है, और हम अगर उन्हीं को फेंक देते हैं तो हमें जो ऊर्जा, अधिकांश ऊर्जा मिलनी चाहिए वो हम गंवा रहे हैं। पर अगर आज के लिए हम इसका एक एस्पेक्ट देखें तो एक ये भी बात है कि आजकल फर्टिलाइजर्स का यूज बहुत होता है, हर चीजों में होता है। तो केमिकल फर्टिलाइजर्स है आजकल। थोड़ा हम शिफ्ट हो गए हैं बायो फर्टिलाइजर्स की ओर, पर बहुत बार ऐसे होता है कि कीटनाशक हर पौधों पर मारे जाते ही हैं। तो जैसे सेब है, हम सेब को तो छिलके के साथ ही खाते हैं, पर कुछ कुछ फर्टिलाइजर्स ऐसे हैं कि उस पर वो जो फवारनी करते हैं, तो आजकल ऐसा है कि हम उसे छिलके के साथ नहीं खा पा रहे हैं।
और बहुत सारी ऐसी सब्जियां भी हैं जिन्हें बहुत बार धोए, उनको पूरा अच्छे से धोकर कितने भी बार हम धोए तो भी उसके फर्टिलाइजर्स है, केमिकल्स है उसके ऊपर के निकलते नहीं। तो आजकल ये भी एक एस्पेक्ट है कि छिलकों को खाने को भी डर लगता है कि उससे कहीं हमारे साथ हानि ना हो जाए। तो हम जब पढ़ते हैं इस बात को तो गुरुदेव ने तो ये सही ही लिखा है, पर हम मनुष्य ने ही कुछ ऐसी मतलब चीजें कर दी है, या टेक्नोलॉजी के साथ हम इतने आगे बढ़ गए हैं, और पॉपुलेशन जो एक्सप्लोजन हो रहा है उसकी वजह से भी जिस प्रकार से सब्जियां बन रही है, धान्य बन रहा है, तो उतने उसमें उतनी जो प्योरिटी है वो नहीं बची है। तो एक ये भी एस्पेक्ट है इस चीज को देखने के लिए। देन वो कहते हैं कि इसलिए भोजन की उपयोगिता और लाभों को कायम रखने के लिए हमको बार बार यही स्मरण करना पड़ता है कि नकली स्वाद के फेर में पड़कर उसके जीवन तत्वों तथा क्षार अंश की हत्या न की जाए, वरन उनको प्रयत्न पूर्वक बचाकर उनका पूरा लाभ उठाया जाए। तो यहाँ पे यही दिया है कि हमें जो पोषक तत्व है उनकी उनको निकाल के फेंकना नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। हमें उनकी हत्या नहीं करनी है और उनको बचा कर हमें उनको ग्रहण कर। अभी रिसेंटली जो प्याज होता है, अनियन जो होता है अपना, आपने न्यूज़ सुनी होगी, उस पर एक ब्लैक ब्लैक कलर का काला काला कुछ होता है ऐसे। तो एक फंगस है एक्चुअली, उसका नाम है एस्परजिलस नाइगर। वो एक फंगस है। तो पहले तो ये चीज बहुत जनों को पता नहीं थी, पर जैसे जैसे हम अवेयर हो रहे हैं इस बारे में, तो आप घर में भी नोटिस करेंगे प्याज के बाहर की छिलके में बहुत काला काला लगा होता है, तो वो एक मिट्टी या कुछ ऐसा नहीं है, वो एक फंगस है। और हमें अगर जहां भी वो काला लगा है तो हमें वो पूरा जो उसका छिलका है हमें उसको उतार कर फिर प्याज को हमें 3 बार धोकर ही इस्तेमाल करना चाहिए। तो ऐसी आजकल कुछ चीजें भी है कि जिनको हम छिलकों के साथ नहीं खा पा रहे हैं, भले ही उसमें पोषक तत्व है, पर अ, उनको जो कह सकते हैं कि उनको जो बनाने का तरीका है, उनको जो उनकी जो खेती होती है या उनमें जो फर्टिलाइजर्स का इस्तेमाल होता है, वो हमारे लिए इतना हानिकारक है कि किस किस चीज को हम छिलकों के साथ बिल्कुल ग्रहण नहीं कर सकते। और हमें एक कह सकते प्रिवेंशन भी लेना पड़ता है कि हम उसको अच्छे से धोकर 3-4 बार धोकर ही यूज करें। तो ये हमारी आज की लाइफ में ये उतना ही इम्पोर्टेंट है। तो अ, यही मुझे कहना था। गुरुदेव जो कह रहे हैं वो तो पूरी तरीके से सही है, उसमें कोई भी गलत बात नहीं। पर जो हमारी ही वजह से जो हमने सिचुएशन को बिगाड़ा है, और जो पॉपुलेशन एक्सप्लोजन की वजह से हम जो आज फेस कर रहे हैं, तो हमें उसमें भी थोड़ी सावधानियां बरतनी चाहिए। अब जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है, बेमेल भोजन की हानियां। तो अब हम ये नेक्स्ट सेशन में लेंगे, यानी कि कल के सेशन में देखेंगे। तो आज मैं यही फिर स्टॉप करती हूँ। हमारे पास बहुत अच्छा वक्त है, आज शायद 10 मिनट, 8-9 मिनट तो है। तो प्लीज आप ही बताइए, मैंने कुछ गलत कहा हो या आप उसमें कुछ बोलना चाहते हो। कल का कौन ले रहा है प्रतीक्षा? कल अनामिका दीदी लेंगे। अच्छा ठीक। वेडनेसडे का अगर हो सके तो फिर मैं लूंगी, फिर उसके बाद शायद पॉसिबल नहीं होगा, फिर फंक्शंस है घर पे भी। हाँ फिर अम, वेडनेसडे का शादी भी अपना आ। शेड्यूल हो गया है क्या फिर, वेडनेसडे के बाद का भी? नहीं नहीं, वेनेसडे के बाद का नहीं हुआ है। अनामिका दीदी ने शायद फ्राइडे लिया है, पर हाँ शादी है रानी हाँ दीदी की, हाँ तो हाँ सब हाँ हाँ। हम देखेंगे अवेलेबिलिटी, नहीं तो ठीक फिर है, हम इस पे ग्रुप पर हाँ, देख लूंगी मैं, ठीक है। जी ओके, टॉपिक तो बहुत बहुत जरूरी है, हम लोगों को फिर से रिवाइज करनी चाहिए ये सारी चीजें, है ना? जैसा जी तुमने कहा मुझे भी हंसी आ रही थी कि हम तो बहुत ही
बेकार तरीके से खा रहे हैं चीज़ों को, है ना? हाँ, सिर्फ़ एक ही एंगल से सोच रहे हैं खाना जब आता है तो, और वो एंगल है टेस्ट कैसा है बस। हुँ, बस टेस्ट के पीछे जो भागे जा रहे हैं वो टोर्नेडो वाला पोटैटो और वो शवरमा, वो सब नाम सुनकर ही इतना अटपटा लगता है, भले ही मैंने कभी हुँ, खाया नहीं, लेकिन लेवल बहुत बेकार हो गई है खाने की। सही है। तो सच में हमको फिर से ना मिनिमलिस्टिक कुकिंग पर आना चाहिए। मतलब कम से कम चीज़ें डालकर खाना बनाओ। जो अभी चल रहा है, अब तुमको पता होगा शायद, नए बहुत सारे लोग हैं, यंगस्टर्स ही है तुम्हारे जैसे, जिन्होंने बहुत सारी ऑर्गनाइज़ेशंस भी की है। तुम्हें फार्मर के बारे में पता होगा। देन बाद सात्विक मूवमेंट वालों के बारे में पता होगा, है ना? सात्विक मूवमेंट दोनों लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं खाने को लेकर। एक जो है वो बता रहा है कि आपको लेबल पढ़ना है, शायद ये मूवमेंट तुमने सुनी होगी, लेबल पढ़ेगा इंडिया। हाँ, 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 मैंने हाँ, सो वो फूड फार्मर की है। अच्छा, और सात्विक मूवमेंट वाले जो सुबह है, और सुबह नाम की लड़की है, एंड और हस्बैंड उसका नाम कुछ है, तो वो दोनों भी बहुत ही अच्छा सारी चीज़ें मतलब कर रहे हैं। लोगों को फिर से अपने ओरिजिनल खाने की तरफ या फिर अच्छे खाने की तरफ लाने की कोशिश कर रहे हैं। और जो कल का अपना टॉपिक है विरुद्ध भोजन, वो भी वो लोग उसमें ऐड कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो सच जी, में लेस प्रोसेस्ड होना चाहिए हमारा रोज़ का खाना कम से कम, है ना? हमारा हाँ, थाली कितना कितना बैलेंस्ड है। हमको रोज़ सोचना नहीं पड़ता, सिर्फ़ इतने सोचना पड़ता है कि सब्ज़ी कौन-सी बनेगी। लेकिन पूरा के पूरा, हाँ, पूरा के पूरा क्या बनाना ये नहीं सोचना पड़ता, तो फॉरेन वालों को ना यही दिक्कत हो जाती है। उनका रोज़ का खाने का शेड्यूल ही उनको मतलब समझ में नहीं आता किस तरह से बनाएँ, क्या बनाएँ? और हम लोगों का होता है कि एक सब्ज़ी चेंज कर दो, बाकी 3 तो कॉम्प्लीमेंट्री मिल ही रहे हैं साथ में, तो खाना बन जाता सही है। है। हाँ, लेकिन हम लोगों ने इस बात पर और ध्यान देना चाहिए कि कम से कम प्रोसेस करके चीज़ों को खाएँ, है ना? कम से कम हुँ, तड़का लगाएँ, कम से कम उसे पकाएँ, बस इतना पकने के लिए ज़रूरत हो ना, और कम से कम उसका जो मेकअप है वो कम से कम करके उसको प्रेज़ेंट करें, ताकि हाँ, वरना दिखावा और टेस्ट पे बहुत चले जाते हैं, उसके चक्कर में हम क्या-क्या ऐड नहीं करते। कर लेकिन हम कम करते हैं, होटल वाले ज़रा ज़्यादा ही करते हैं, है ना? हाँ, सो सिंपल खाने पर हमको फिर से आना पड़ेगा, सच में ये बहुत ज़रूरी है। आपने बिल्कुल, बिल्कुल एकदम सही बात कही है दीदी। जैसे मैं जिस घर से बिलॉन्ग करती हूँ, हमारे यहाँ मैं बचपन से ही ऐसे चटपटा, तीखा, मसालेदार पाटोळीची भाजी ऐसे सब राइट, राइट। मतलब बचपन से मैंने हाँ, ये खाया है। और फिर उसके जो इफ़ेक्ट है मैंने देखे भी हैं मेरे फैमिली में, या मैं भी मतलब खुद में देखती हूँ कि क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मसालेदार होने से भी बहुत सारी तकलीफ़ें होती हैं। तो अभी तो फ़िलहाल इस पर एक बात ऐड करना मैंने बहुत कम चाहूँगी, जो तुमने मसालेदार बोला ना, अगर पल कल परसों ले पाई स्वाद या नहीं ले पाई तो। सो इससे पहले मैं भूल जाऊँ कि कहाँ कहीं मैंने सुना था या गुरुदेव की पुस्तक में पढ़ा था, कहीं होगा शायद, कि तुमको तीखा या खारा उतना ही खाना चाहिए, जितना तुम्हारे आँखों को सहन करता करते आता हो। क्योंकि हमारी आँतें जो होती है वो उतनी ही ओपन होती है जितनी हमारे आँखें। ठीक है? वो अंदर है तो समझ में नहीं आता हमको, टेस्ट नहीं है तो हमको वैसे भी फीलिंग नहीं आती। तो तुम अभी सोच लो कि इतना सा भी तीखा आँखों को तो सहन ही नहीं हो पाता, लेकिन हम उससे भी ज़्यादा तीखा, मसालेदार, खारा, मीठा और क्या-क्या अपने पेट में डालते जाते हैं, तो उन बेचारी को क्या हालत हो जाती होगी, है ना? बिल्कुल सही कहा आपने। मुझे बहुत रिग्रेट हो रहा है, पर अभी मेरा बहुत मतलब कम तो हो गया है, पर वही कि घर में बनता ही क्योंकि सबको अभी वही बैठ गया है, पर नहीं, अभी हम तो भी सुधरने की बहुत पूरी कोशिश करेंगे। हाँ, पर तो भी मतलब कह सकते हैं इम्प्रूवमेंट है। तो मुझे भी अभी लगता है कि खान-पान पर हमें ध्यान देने की सच में बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। और एक सात्विक मूवमेंट वालों का मैंने वो वीडियो देखा है दूध का, तो उन्होंने उसका भी बहुत अच्छा बताया है। और अभी कुछ दिनों पहले ही मैंने वो किताब पढ़ी है गायत्री विषयक
शंका और समाधान। उसमें गुरुदेव ने वो जो सिल्क बनता है ना, जिस कीड़े से सिल्क बनता है, सिल्क वर्म से, गुरुदेव ने ये तक कहा है कि आप उसमें कि आप सिल्क के कपड़े पहनिए, पर पहले सिल्क जो बनता था वो कीड़ों को मार कर नहीं बनता था, पर अब सिल्क ऐसे बनता है, कीड़ों को पहले ही वो गर्म पानी में उबाल कर वो उनको मार देते हैं, देन बनता है। तो उन्होंने वहां पे डायरेक्ट नकारा है कि अगर किसी भी जीव को तकलीफ हो रही है तो आपको वो कपड़ा तक नहीं पहनना चाहिए। उस उन्होंने उस किताब में ये मेंशन किया। तो उस वजह से भी मुझे उनका जो सोचने का तरीका समझा कि जैसे आजकल गायों को इतना वो हो रहा है, प्रॉब्लम हो रही है, लगा के दूध दिए जा रहे हैं। तो फिर जब मैंने वो किताब पढ़ी और मैंने यहाँ रिलेट किया सात्विक मूवमेंट वालों से, तो मुझे समझा कि मैंने तो इतनी सारी कॉफी पी ली है दूध की, पर अभी मैं कम क्या, मैंने थोड़ा कर दिया है। मुझे बहुत रिग्रेट जैसा हो रहा है कि ये पता होकर भी कभी कभी हम पी लेते हैं, कभी कभी हम वो पीते हैं। जैसे कि अर्चना आंटी एक दिन बोल रहे थे, हम गुरुदेव के सच्चे वो नहीं है शिष्य, क्योंकि हमें पता है हम प्लास्टिक का इस्तेमाल नहीं करना तो भी हम करते हैं। हमें अब पता है कि दूध ऐसे ऐसे तरीके से आ रहा है, हम तो भी पीते हैं। हमें पता है चाय हमारे लिए सही नहीं है, तो भी हम पीते हैं। तो कितना भी हम मतलब बदलने की कोशिश करें, वो एक ना एक चीज वो पीछे छूट ही रही है। पर अभी कोशिश ऐसी करनी है कि हम पूरी तरह से उसको खत्म कर पाए, और हम एक वो बने कि शायद सामने वाला थोड़ा हमसे इंस्पायर हो। तो एक आचार्य प्रशांत जी का भी, उनका भी एक चलता है वेगिनिटी की और एक सात्विक मूवमेंट वालों का भी उन्होंने बोला है। और उन्होंने ये तक उसमें बताया है कि अगर आपको दूध पीना ही है तो आप अपना उनका डेयरी फार्म जो है आप उस पर एक विजिट डालिए, आप देखिए वो गायों को कैसे रखते हैं। अगर गायों को अच्छे से पाला जा रहा है, नेचुरल तरीके से वो दूध दे रही है, तो आप दूध पी सकते हैं, नो प्रॉब्लम। पर अगर आप मतलब हिंसा को बढ़ावा देकर दूध पी रहे हैं तो ये गलत है, हमें ये रोकना चाहिए। तो ये चीज हमारी भी किताब से हम रिलेट कर सकते हैं उनकी। तो बस यही बोलना था। तो शायद समय भी हो रहा है, आज का स्वाध्याय हम एंड करते हैं। कुछ मैंने गलत बोल दिया हो तो उसके लिए सच में मन से माफी। और अभी हम शांति पाठ करते हैं। ओम देव शांतिरंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिरापः शान्तिरोषधयः शान्तिः वनस्पतयः शान्तिर्विश्वे देवाः शान्तिर्ब्रह्म शान्तिः सर्वगं शान्तिः शान्तिरेव शान्तिः सा मा शान्तिरेधि। ॐ शान्तिः 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 सर्वारिष्टसु शान्तिर्भवतु। जय गुरुदेव, सभी को प्रणाम। अम, आप कल के स्वाध्याय में भी अवश्य जुड़िए। कल का स्वाध्याय अनामिका दीदी लेंगे और बाकी नेक्स्ट दिनों के हम स्केड्यूल करेंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद स्वाध्याय में जुड़ने के लिए। अब आप लीव कर सकते हैं।